जेल में लॉरेंस, बाहर कैसे चलता है गैंग। लॉरेंस सिंडिकेट को किसका सपोर्ट। स्पेशल कोड नेम लॉरेंस का जो है बैकबोन। गुजरात की साबरमती जेल में बंद देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कैसे देश से लेकर विदेश तक सब कुछ मैनेज करता है। जेल में बैठकर वो कैसे वारदातों को अंजाम देता है, धमकी फिरौती हत्या करवाता है, कैसे वो अपनी इतनी बड़ी गैंग को संभालता है, पैसे का इंतजाम कैसे करता है। ये वो सवाल हैं जो इन दिनों हर किसी के मन में उठ रहे हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि ये सब कैसे मुमकिन है जब एल कंपनी का सरगना खुद जेल के हाई रिस्क वार्ड में बंद है। वो इतना सब कुछ कैसे कर रहा है। तो आज इन्हीं सवालों का जवाब इंडिया डेली के एल कंपनी सीरीज के 5वें पार्ट में देने जा रहे हैं। लॉरेंस सिंडिकेट को लेकर एक्सप्लोजिव खुलासा करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगी। कुछ पल के लिए तो यकीन ही नहीं कर पाएंगे। दरअसल किसी भी गैंगस्टर्स के लिए, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर कोई दूसरा गैंगस्टर हो, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक जेल या जेल के बाहर से उनको सपोर्ट ना मिल रहा हो, और ऐसे सपोर्ट को ही गैंगस्टर्स की बैकबोन कहा जाता है। दरअसल किसी भी गैंगस्टर के लिए जेल में बंद होने के बाद कुछ भी करना तब तक आसान नहीं होता जब तक उसे बाहर से कोई सपोर्ट न मिल रहा हो। ऐसे सपोर्टर को गैंगस्टर की बैकबोन कहा जाता है, जो पैसों से तो मालामाल होता ही है, बल्कि रसूख वाला भी होता है, जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है, जिस पर एक बार हाथ डालने से कोई भी 10 बार सोचे। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट को दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा शराब माफिया सपोर्ट कर रहा है, जिसका हरियाणा तक कारोबार फैला है, जो एल कंपनी का बैकबोन है। इस शराब कारोबारी का एक स्पेशल कोड नेम है। ये कोड नेम खुद लॉरेंस बिश्नोई ने दिया है। लॉरेंस अपने इस मसीहा गैंग के बैकबोन को एसएम कहकर पुकारता है। एसएम ही है जो भारत से लेकर कनाडा और दुबई तक लॉरेंस सिंडिकेट का सब कुछ मैनेज करता है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि एसएम ही है जो साबरमती जेल में लॉरेंस का खर्च उठाता है, उसके लिए सब कुछ मैनेज करता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के लिए एक शख्स सब कुछ मैनेज करता है। इस शख्स का कोडवर्ड एसएम है। एसएम ही वो शख्स है जो भारत से लेकर कनाडा और कनाडा से लेकर दुबई तक लॉरेंस बिश्नोई के लिए हर चीज वो मैनेज करता है, जिसे लॉरेंस बिश्नोई करना चाहता है। वहीं अगर बात की जाए इस एसएम की, तो एसएम नाम के इस कोडवर्ड के जरिए ही लॉरेंस बिश्नोई तमाम चीज़ों को मैनेज करता और करवाता है। वहीं अगर इस एसएम नाम के शख्स की बात की जाए तो बताया जाता है कि एसएम ही वो शख्स है जो साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई के लिए सब कुछ मैनेज करता है, लेकिन ये सब कुछ पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता। सूत्रों के मुताबिक एसएम के बारे में यह भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, ये काम भी यही कोड नेम वाला स्पेशल आदमी करता है। सूत्रों के मुताबिक एसएम ही वो शख्स है जो लॉरेंस बिश्नोई के पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, ये बात एसएम के जरिए ही तय की जाती है। दावा किया जाता है कि एसएम ही वो शख्स है जिसने साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई और दिनेश खबत की मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपना सट्टा ऐप लॉन्च करने के बारे में सोचा था, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिल पाए हैं। सूत्रों के मुताबिक एसएम ने ही साबरमती जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दिनेश खब्बत के बीच मुलाकात कराई थी, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने अपना सट्टा ऐप लॉन्च किया था, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिल पाए हैं। बात की जाए जांच एजेंसियों की, तो कहा जाता है कि जांच एजेंसियों की रडार पर भी लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले एसएम के खिलाफ जांच चल रही है। दावा किया जाता है कि एसएम पर कई मामले दर्ज हैं, लेकिन वो अपने रसूख के बल पर अभी तक बचा हुआ है। सूत्रों की माने तो एसएम के पास ना तो पैसों की कमी है और ना ही रसूख की।
इसके अलावा उसकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक है, इस बात का दावा किया जाता है। ऐसे में एसएम वो तमाम काम करते चले जा रहा है जिसे वो करना चाहता है। एसएम के बारे में कहा जाता है कि ये न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के लिए बल्कि गैंगस्टर काला जठेड़ी और गैंगस्टर नंदू सांगवान के लिए भी लाइजनिंग का काम करता है। फिलहाल जांच एजेंसियों के रडार पर है। जांच एजेंसियां इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हैं ताकि एसएम को गिरफ्तार करके गैंगस्टर सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी को तोड़ी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है और वहां से पूरा सिंडिकेट चलाता है। और ऐसे में एसएम कौन है? ये एसएम जो उसकी मदद करता है जेल में भी और उसके पैसे को भी वो किस तरीके से संभालता है, सारा काम एसएम करता। अब एसएम कौन है इसके बारे में भी कंचन बताते हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर का शराब कारोबारी बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है अंजनी कि वो लॉरेंस का क्लोज है, कोई बहुत बड़ा लिकर बैरन है, दिल्ली एनसीआर में ऑपरेट करता है, बहुत रसूख परिवार से है, बहुत रईस भी है और ये कहा जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का क्लोज है। भारत से लेकर कनाडा हो, दुबई हो, सब कुछ लॉरेंस बिश्नोई का वही लिकर बैरन जो है अंजनी वो मैनेज करता है। तब साबरमती जेल में लॉरेंस के सब कुछ मैनेज करता ये एसएम और वहीं जो भी उसको जरूरत पड़ती है एसएम उसको उपलब्ध करवाता है, चाहे फोन हो, लोगों को धमकी देना हो या जो धमकी देकर जो पैसे मिले हैं उसको कहां इन्वेस्ट करना है, सब कुछ एसएम मैनेज करता है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई का भी एसएम पैसा जो भी आप देखिए, फिरौती का पैसा हो, डकैती का पैसा हो, किसी से लूट का पैसा हो, इन सभी पैसों को मैनेज करने के लिए नाम यही आ रहा है अंजनी कि एसएम ये है जो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं बिश्नोई और उसके गैंग के, उसको मैनेज करता है। साथ ही ये भी बात सामने आ रही है कि जेल में अगर दिनेश खब्बत की मुलाकात भी जो एसएम है उसी ने कराई थी। जो हम कई वीडियोस देखते हैं कि कैसे बिश्नोई की मुलाकात जेल में रहकर बिश्नोई पूरे अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है, कैसे वीडियो कॉल कर रहा है, ये तमाम चीजें उस तक कौन पहुंचाता है अंजनी? वो एसएम ही है जिस कोड वर्ड का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई तक ये सभी चीजें पहुंचाता है। बिल्कुल, अब एसएम के खिलाफ कई केस दर्ज हो चुके हैं लेकिन रसूख की वजह से वो बचा हुआ है। लॉरेंस के साथ काला जठेड़ी नंदू सांगवान के लिए भी ये लाइजनिंग करता है। अब सवाल ये है कि कौन है एसएम? हमारे सहयोगी रजनीश हैं जो लगातार इस खबर को लेकर आपके पास आ रहे हैं, एक एक डिटेल आपको लेके आते हैं और हर खबर बताते हैं। अब ये एसएम वाला मामला है, कौन एसएम? रजनीश, क्या आपकी तफ्तीश में क्या पता चला? देखिए अंजनी, एसएम का नाम जो है मेरे सामने कल ही आया। कल मैं कुछ लोगों के पास जो मेरे सोर्सेज थे मैं उनसे जब बात कर रहा था तो एसएम का जिक्र सामने आया। अच्छा। जब मैंने एसएम के बारे में पूछा कि एसएम आखिर है कौन, तो उन्होंने कहा कि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि एसएम है कौन, लेकिन जानकारी ये मिली है कि एसएम जो है वो दिल्ली एनसीआर का एक बहुत बड़ा शराब कारोबारी है जो लॉरेंस सिंडिकेट, जो लॉरेंस गैंग का सिंडिकेट है पूरा, उसके लिए वो काम करता है। अच्छा। और लॉरेंस अगर किसी को फिरौती के लिए कॉल करता है या उसके गुर्गे अगर फिरौती के लिए कॉल करते हैं तो बीच में वो मीडिएटर बन के उसको मैनेज करवाता है कि पैसा कहां से कैसे जाना है, ये पैसा आखिर कहां इन्वेस्ट होना है, क्या इस पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने में होना चाहिए या फिर किसी और जो बिजनेस में इस पैसे को लगाना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर देखा गया गैंगस्टर्स जो है वो प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिल्म बनाने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो रजनीश, यानी कि एसएम जेल के बाहर रहकर सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिश्नोई उसके गैंग की मॉनिटर कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, उसे गाइड भी करता हुआ नजर आ रहा है। कितना बड़ा खतरा बना हुआ है कि जेल में वो है नहीं, उसके कोडवर्ड पर ही जिक्र हो रही है। क्या इसको ट्रेस करने को लेकर कोई स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से? देखिए, अभी ये चीजें पुलिस ने आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस आधिकारिक तौर पे कुछ भी इस बारे में अभी नहीं बोल रही है। ये मेरे सोर्सेज हैं, जो मेरे सूत्र हैं, उन्होंने इस एसएम के बारे में जानकारी दी कि एसएम नाम का एक शख्स है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ जितने भी सबऑर्डिनेट गैंग्स हैं उनके लिए भी वो काम करता है। वो लॉरेंस गैंग का सिंडिकेट ही हो गया पूरा, जो 4-5 गैंग, चाहे वो आप रोहित गुदारा की बात कर लीजिए, चाहे आप दीपक बॉक्सर की बात कर लीजिए जो जितेंद्र गोगी का गैंग इस समय चलाता है। हाँ। इन तमाम लोगों के लिए एसएम, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, एल कंपनी पार्ट 5 भी चला रहे हैं। सुनील गुप्ता सर हर शो में हमारे साथ रहते हैं। सर अब देखिए, वो जेल के अंदर है, जेल के अंदर है, वहीं से सब कुछ मैनेज करता है। अब कहा जा रहा है कि बाहर से सपोर्ट कौन कर रहा है, इसको लेकर हर दिन हम लोग चर्चा भी करते हैं कि आखिर कौन वो लोग हैं जो उसको जेल में सपोर्ट करते हैं। अब एक कोड वर्ड आया, जैसा रजनीश बता रहे हैं, कोई एसएम कोड वर्ड है जो सब कुछ मैनेज करता है। तो ये क्या सिंडिकेट होता है सर, जो बाहर के लोग कैसे सपोर्ट करते हैं उसको जेल के अंदर?
देखें, जनरली जो गैंगस्टर्स होते हैं जो जेल से ऑपरेट करते हैं, चाहे दाऊद का मैंने बड़े क्लोजली देखा था या दूसरे गैंगस्टर्स जो होते हैं, इनका ड्रग सिंडिकेट के साथ तो इनका रिलेशन होता ही होता है। क्योंकि ड्रग सिंडिकेट में इनके पास ड्रग या लिकर सिंडिकेट में जिसमें कि ये बहुत सारा पैसा वगैरह जो है जनरेट कर सकते हैं, उनके साथ तो इनका लिंक होता ही होता है। और उसी पैसे के जोर पे ये लोग जेल में जैसे मोबाइल पहुंचाना है या जेल के अंदर और इन्होंने इलीगल एक्टिविटी करनी है, उस पैसे का काफी जोर होता है जिससे कि जेल में ये एक लेविश लाइफ जो है जीते हैं। देखिए, अभी मैं जब जेल में था तो तब ये था कि वहां पे एक प्रिजनर था, एक कोर्ट में कंप्लेंट डाली थी किसी ने कि ये प्रिजनर सैटेलाइट फोन जो है इस्तेमाल कर रहे जेल में। अगर किसी प्रिजनर के पास सैटेलाइट फोन जो है जेल में पहुंच सकता है, हाँ। तो आप लगाओ सैटेलाइट फोन अगर किसी को पहुंचे, उसको तो जैमर वगैरह कुछ कैच ही नहीं करेगा। जैमर वगैरह के सारे प्रिव्यू से बाहर हो जाता है। और सैटेलाइट फोन महंगा जरूर होता है, पर इनके लिए जो गैंगस्टर्स हैं, इनके लिए सैटेलाइट फोन वगैरह जेल के अंदर उपयोग करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। यानी कि बहुत आम बात होती है। सुनील गुप्ता जी, ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि इन गैंगस्टर्स की सिक्योरिटी के लेवल क्या होते हैं जेल के विद इन ही? ये किनसे बात करते हैं, कौन इनसे मिलने आते हैं, क्या इन सभी चीजों का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है? और रखा जाता है तो ये जो एसएम जैसे लोग हैं जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उन्हें ट्रेस क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, क्या होता है कि जेल जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से हर एक स्टेट के जितने रिसोर्सेज होते हैं उसमें वो जेल को मैनेज करते हैं। कई स्टेट्स हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली काफी रिच स्टेट है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स या जो चीज भी हमें चाहिए होती है फौरन मिल जाती है। ऐसे जो और स्टेट्स हैं जहाँ पे कि वो इतना मैनेज नहीं कर पाते, तो वहां पे तो आप लगाएं कि जैसे आज से 50 साल पहले जेलें चलती थी, उस तरीके से जेलें चल रही। जैसे आप पहले 50 साल पहले सुनते थे कि झारखंड से जो पूरे पूरे नक्सलवादी आए, 50 आदमियों का ग्रुप आया आर्म्स लेके और अपने नक्सलवादी की पूरी जेल खाली करवाती। तो बहुत मतलब अनफॉर्चुनेटली ये अभी भी कई जेलों में ऐसे है। और आपको बताऊं कि जेलों का क्या होता है कि जेल स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से एक लास्ट प्रायोरिटी एरिया होते हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का। अगर स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाती है, ये बनवाती है, स्कूल बनवाती है, तो उनको वोट मिलते हैं। अगर जेल में अगर वो फैसिलिटी वगैरह देते हैं या जेल में सिक्योरिटी तंत्र को सुनील मजबूत गुप्ता करते सर, हैं, तो चूंकि उसको आप वोट तिहाड़ मिलते जेल के जेलर रहे हैं, मेरा एक सवाल था कि 80s 90s के दौर में हमने देखा था कि जो सत्ता पोषित बड़े माफिया होते थे वो जेल से अपनी गैंग चलाते थे, उनका रसूख हुआ करता था। लेकिन डी कंपनी, एल कंपनी, लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो माफिया, नए नए जो माफिया बन रहे हैं, गैंगस्टर बन रहे हैं, इनको भी वही सपोर्ट मिल रहा है। उनका तो सियासी रसूख था इसलिए उनको लाभ मिलता था। एल कंपनी यानी बिश्नोई जैसे जो नए माफिया बन रहे हैं, इनको सपोर्ट कहां से मिलता है? देखो, जैसे कंचन का भी जो सवाल था, कंचन मेरे से पूछ रही थी कि इनकी जो राइट्स होते हैं मुलाकात के, हाँ। जैसे हमारे यहाँ तिहाड़ में अगर कोई मिलने के लिए आता है तो उसका पूरा एक्सरे स्कैनर से जो है सामान वगैरह की चेकिंग होती है, उसकी फोटोग्राफ होते हैं, उसके बाद उसको मिलने दिया जाता है। जबकि और स्टेट में ऐसा नहीं है। उसमें एक प्रिजनर की 2 बार मुलाकात करने का राइट होता है, तो वो 2 बार मुलाकात करता है। उसमें कौन मुलाकात करके गया, जैसे या तो तिहाड़ में तो पता होगा कि फला बंदे ने मुलाकात की है और उसकी फोटो होती है, वहां पे सारे अरेंजमेंट नहीं है। तो उसमें मिलने के लिए ए आता है, बी का नाम लिखा हुआ होता है, तो उससे आप ट्रेस आउट कर ही नहीं पाते कि असली उसको कौन मिलके गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लूपहोल होता है। अच्छा सुनील गुप्ता जी, एक और चीज मैं यहाँ समझना चाहूंगी, क्योंकि ये कई बार ऐसी बातें सामने निकल कर आती है। मैं जानना चाहूंगी कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या जो जेल के अंदर लोग होते हैं, जो लोग इनकी सुरक्षा को देखते हैं या जेलर्स होते हैं, क्योंकि दिन रात इन गैंगस्टर्स को देखते हैं, दिन रात इनसे संपर्क में रहते हैं, इनसे बातचीत होती है, क्या ह्यूमन सेंटिमेंट डेवलप होता है? और क्या इन गैंगस्टर को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट रहता है जो इनको मिल जाता है? क्या ये भी एक लूप होल है? बिल्कुल बिल्कुल कंचन, आपने बहुत ही रेलेवेंट बात कही है। जो ह्यूमन सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो आजकल जितने गैंगस्टर्स हैं, ये सभी किसी ना किसी जात के ऊपर जो है, इनको जात बिरादरी वालों ने इनको उठाया हुआ है। तो इनकी जात वाले हैं, उनको तो एक इनके लिए एक सॉफ्ट एटीट्यूड होता ही है। इनकी जो जात के जो स्टाफ मेंबर होते हैं, क्योंकि क्या होता है वैसे जनरली जो जेलों में क्या है कि 30% स्टाफ ऐसा होता है जो कि हम नहीं सुधरेंगे वाली उसमें कैटेगरी में आता है। तो उसमें अगर कोई इनका अपना जात का होता है बंदा, या कोई पैसे के उस पे इनकी उसमें आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है,
वो सब चीजें इनको सप्लाई करते थे। आप जितनी भी सिक्योरिटी को टाइट कर लें, जी पर जो ये 30% स्टाफ है जेलों का, मैं आपको हाँ। तिहाड़ की भी बात कर रहा हूँ और बाकी जगह शायद ज्यादा होगा, ये लोग जो है अनड्यू इंटीमेसी करके प्रिजनर से, जो आपने कही है बात, सर मैं उन्होंने आऊंगा कुछ एग्रीमेंट कुछ स्टॉप करे। और पहलुओं पे मैं जानूंगा आपसे कि ये जो खूंखार माफिया होते हैं इनको किस तरह के जेलों में, किस तरीके से बैरक में रखा जाता है, क्या व्यवस्था होती है। लेकिन एक समझाते हैं कि एसएम का जो सपोर्ट मिलता है उसे कंपनी बेखौफ कैसे हो जाती है, उसके निशाने पर कौन कौन से हैं, जरा कंचन बताते हैं। बिल्कुल, देखिए कि निशाने पर अगर कहा जाए कौन कौन है, एसएम का सपोर्ट किसका है, निशाने पर कौन है, कमाई का धंधा क्या होता है, पॉलिटिशियंस इनके निशाने पर रहते हैं। और देखिए तभी बाबा सिद्दीकी की जब जिक्र हुआ तो इन्हीं के गैंग के एक पर्सन ने फेसबुक पर पोस्ट किया था। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से अब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट उस पर आया नहीं है। सेलिब्रिटीज है, सलमान खान को लेकर लगातार लॉरेंस बिश्नोई बोलते आए हैं। कारोबारी, बड़े व्यापारी, जो रियल स्टेट के लोग होते हैं अंजनी जी, खास तौर पर उन पर ही ध्यान दिया जाता है। और ये तमाम जो लिस्ट है, बिल्डर्स हो गए, ये तमाम वो लिस्ट है उन लोगों की जिस पर ऐसे गैंग्स जो है वो टारगेट करते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं, पॉलिटिशियन है, फिल्म स्टार है, कारोबारी है, गैंगस्टर हैं, सटोरिये हैं, बिल्डर हैं। तो ये देखिए बोले अब कमाई का धंधा क्या क्या है ये भी आप जान लीजिए। किडनैपिंग, रंगदारी, तस्करी और सट्टा, ड्रग्स। अब रजनीश, हत्या भी एक बहुत बड़ा कमाई का वो रहता है। रजनीश इस पूरे मामले में देखिए ये इनके कमाई का जरिया होता है। लेकिन क्या अभी की बात करें इसमें जैसे ड्रग माफिया है या शराब माफिया, क्या इनका सपोर्ट इनको होता है क्या? देखिए बिल्कुल, जैसा अंजनी मैंने आपको बताया, एसएम की अगर मैं बात करूं तो एसएम के बारे में ये बताया जाता है कि वो दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा शराब माफिया है। अच्छा, तो शराब माफिया, जाहिर सी बात है, अगर वो शराब माफिया है तो शराब माफियाओं का सपोर्ट इनके साथ रहता है। अच्छा। इसके बदले में वो ये गैंगस्टर जो है उनको प्रोटेक्शन देते हैं। अच्छा। जब ये शराब माफिया गैंगस्टर्स के, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो या दूसरे कोई गैंगस्टर्स हो, उनके पैसे को जब ये कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो ये कहा जाता है कि हमें पैसे का मुनाफा चाहिए, तो वो इनके मुनाफा बढ़ाने के लिए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बदले में जो गैंगस्टर होते हैं वो उनको प्रोटेक्शन देते हैं कि आपको दूसरे गैंग से हम प्रोटेक्शन देंगे ताकि कोई और आपसे फिरौती नहीं मांगेगा, बदले में आप हमें मुनाफा 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना या 10 गुना कमा के दीजिए। यानी कि रजनीश, ये कहा जाए जब शुरुआती दौर में, जैसे 9 साल से बिश्नोई भी जेल में है, शुरुआती दौर में जब वो अपने करियर की शुरुआत गैंगस्टर के तौर पर कर रहा था तो वो रंगदारी, हत्या करके पैसा कमाता था। और जैसे जैसे वो बढ़ने लगा उसका अपनी खुद की पर्सनालिटी को लेकर एम बदल गया। वो आज इस चीज को ग्लोरीफाई करता है, उसको नेम एंड फेम चाहिए क्योंकि पैसा तो इन तमाम चीजों से उसने बना ही लिया है। देखिए कंचन, अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात की जाए तो जब वो कॉलेज में था तो उसका दोस्त था एक रॉकी, जो इलेक्शन लड़ रहा था। अपने दोस्त को इलेक्शन जितवाने के लिए उसने जो अपोज पार्टी का जो उसके कैंडिडेट खड़ा था उसके ऊपर उसने गोली चलाई लॉरेंस ने, जिसके बदले में लॉरेंस को जेल हुई। जिसके फल ये निकला कि लॉरेंस का दोस्त जो था रॉकी, वो इलेक्शन हार गया। जब लॉरेंस 3 महीने बाद बाहर निकला तो उसने अपोजिट पार्टी के भाई को गोली मार दी। उस मामले में वो जेल चला गया। उसके बाद से लेकर आज तक लॉरेंस जेल के अंदर ही बैठा हुआ है और जेल के अंदर बैठ के ही वो तमाम ऐसी चीजें लगातार करते जा रहा है कि उसे रोक पाना संभव नहीं है। एक मैं आपको बताऊं, एक वाकये में लॉरेंस बिश्नोई ने खुद कहा था कि जेल के अंदर उनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये शराब माफिया है, ये सटोरिया है, ये बुकी है, आप इनको फोन कर दीजिए, पैसा मिल जाएगा आपको। जब पहली बार लॉरेंस ने किसी को फोन किया और पैसा आया तो उसके बाद ये चीजें बढ़ती चली गई और आज लॉरेंस इतना बड़ा हो चुका है कि दाऊद से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। सुनील गुप्ता सर, अब देखिए जैसा कि लॉरेंस के बारे में रजनीश ने बताया कैसे वो छात्र नेता और उसके दोस्त चुनाव लड़ रहे थे और वहां से फिर वो जेल में गया, लेकिन अब जेल से इतना बड़ा नेटवर्क उसने कैसे तैयार कर लिया सर? देखिए क्या होता है, जैसे जेल में होते हैं, जितने आप किसी भी गैंगस्टर की अगर आप स्टोरी देखेंगे तो जेल में पहले छोटे मोटे क्राइम में आना शुरू करते हैं। उसके जब इनका डर खत्म हो जाता है जेल से, क्योंकि जेल जो है कोई एक टॉर्चर गृह नहीं है, ये एक तरह का रिफॉर्मेटिव गृह है जिसमें कि हर एक को सुधारने की कोशिश होती है, ये हमारा कानून कहता है। तो जब ये देखते हैं कि जेल का इनका डर खत्म हो जाता है तो ये लोग फिर बड़ी बड़ी वारदात जो है करनी शुरू करते हैं। और जैसे अभी बता रहे थे, रजनीश बता रहे थे, जैसे कि इनका ड्रग माफिया और ये इनसे तो कुछ सपोर्ट होता है। देखिए और बड़ी बात मैं बताऊं आपको जी, आपको शायद याद होगा, मैं दाऊद के तो उससे काफी, इनफैक्ट मुझे धमकी भी आई थी दाऊद इब्राहिम गैंग से। इनका जो होता था, इनके टाइम पे भी लोग इनको कहते थे कि इनको सरकार का संरक्षण
प्राप्त है। आपको पता होगा कि कई पॉलिटिशियन का नाम जो है दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जाता था और इसका इतना बड़ा नेटवर्क होता था। ऐसे ही अगर जैसे भी इनको जब संरक्षण प्राप्त होता है, ऐसे लोग लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कह रहे हैं कि इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, पर ये जो बढ़ते हैं, जो पहले छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं उसके बाद बड़े बड़े क्राइम करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपके एक फोन से अगर आपको करोड़ों रुपए आ जाता है तो उसके बाद तो सारा जो है इनका आप लगाएं कि जरा जरा से एक्शन से पैसा इनका बढ़ता जाता है। यानी कि लोग कितने इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं सुनील गुप्ता जी कि वो खुद लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जो छोटे मोटे क्रिमिनल्स होते हैं। मैं ये भी आपसे समझना चाहती हूँ क्योंकि आपने गैंगस्टर्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, इनका साइकी क्या होता है सर? इनके दिमाग के पीछे क्या गुत्थियां सुलझ रही होती हैं, क्या उलझी होती है जिनको सुलझाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि अपने इस गैंगस्टर करियर की शुरुआत में ही ये पैसे कमा चुके होते हैं, उसके बाद क्या इनका दिमाग चल रहा होता है? देखिए, जब ये जेल में आते हैं तो इनका होता है कि जेल स्टाफ को जो है प्रॉफिट करके चलना है। प्रॉफिट करके चलना है, कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं? या तो आप अपनी धमकी के सहारे जो प्रॉफिट करते हैं या पैसे से खरीद के करते हैं। जब एक बार मतलब जो कानून कहता है कि आप नॉनवेज नहीं खाओगे, अगर इनके पास नॉनवेज आ गया तो ये जानबूझ के, कानून तो कहता है कि इनको आप सेल्स में रखोगे, अलग रखोगे, पर जब भी ये गैंगस्टर नहीं बने होते, अब इतने बड़े गैंगस्टर इनका नाम नहीं हुआ होता, ये लोग क्या करते हैं, जैसे बैरक में बैठे होंगे तो उसमें नॉन वेज और ये सब चीजें मंगवा के सारे मिलके खाना खाते हैं, तो उसमें इनको जो लगता है कि जो एक इनके हिसाब से सूट करता है कोई एक सवाल मेरा रहेगा सर इसी में, जो मैंने से आपसे पहले भी कहा था वो जानना चाहूंगा। ऐसे जो क्रिमिनल होते हैं, जो बड़े माफिया होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, इनको कैसी बैरक में रखा जाता है? क्या ये अकेले रहते हैं? वहां किस तरह की क्या व्यवस्था रहती है? जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। अंजनी, क्या होता है कि देखें, जैसे जो लॉ ये कहता है कि दो तरह की एकोमोडेशन होती है जेल में। एक होती है डायरेक्ट एकोमोडेशन, एक होती है सेल एकोमोडेशन। तो लॉ ये कहता है कि आप इनको, जो गैंगस्टर हैं, इनको आप सेल एकोमोडेशन में रखेंगे और आप इनको किसी दूसरे प्रिजनर से बातचीत नहीं करने देंगे, ज्यादा मिलने जुलने नहीं देंगे। ये तब होती है जब बहुत बड़ा, जैसे लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर बन गया है, वो हो गया। उससे पहले जब ये छोटे गैंगस्टर होते हैं तब ये आम बैरक, मतलब एक बैरक आप लगा दें, बैरक का साइज होता है जिसमें 50-60 लोग जो है जमीन पे सो सकते हैं, सारे जमीन पे सोते हैं। तो जब ये जमीन पे सोते हैं तो वहां पे ये सुविधाएं, जैसे खाने का, बाहर से इन्होंने होटल से अच्छा खाना मंगवा लिया, हो सकता है विस्की को भी अंदर स्मगल कर लिया, या हो सकता है मोबाइल भी अपने पास रख लिया। फिर ये क्या करते हैं, जो दूसरे इनको लगता है कि जो प्रिजनर इनको ज्वाइन करें, इनके गैंग को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे किसी को अच्छा खाना खिला रहे हैं, अगर वो कोई उसको मोबाइल जेल के अंदर प्रोवाइड कर दिया तो इनका बड़ा ज्यादा ओबलाइज्ड फील करता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसकी जमानत वगैरह करवा देंगे। अगर वो किसी गरीब घर का होगा उसकी जमानत करवा देंगे, उसके घर वालों को कुछ पैसे की मदद करवा देंगे। उससे वो इतना ज्यादा इनके गैंग की, इनकी टैक्स में घिर जाता है। जैसा कि अभी सर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जिशान था, जिशान जेल में ही मिला था, काफी प्रभावित हुआ था बिश्नोई से, और उसके बाद देखिए कैसे पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही होता है ये ना, उसको जब वो दूसरा एक बंदा जो पहली बार जेल में आया, वो जब देखता है कि गैंगस्टर जेल में इतने मजे मार रहा है, तो उसको लगता है ये तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, वो फिर इनके गैंग को ज्वाइन कर लेता है। और फिर जब वो देखता है, अच्छा सुनील जी, इसमें क्या जेलर की जिम्मेदारी नहीं होती है? अगर ये लग्जरी ऑफ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अगर ये लग्जरी एक क्रिमिनल को मिल रही है, तो इसमें जेल स्टाफ और जेलर की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो इन लग्जरीज को रोके, या ये सब एक ही टीम बन जाते हैं कुछ वक्त के बाद? नहीं कंचन, आपने बहुत अच्छी बात की है। देखें, जैसा जेल को ना आप आइसोलेट नहीं कर सकते, जो चीज बाहर होती है वो जेल के अंदर होती है। अगर बाहर आप जो है सिस्टम को खरीद सकते हैं, तो जेल में भी आप ये ना सोचें कि जेल वाले कोई ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं कि उनको नहीं खरीदा जा सकता। उनको भी आप खरीद सकते हैं, या आप उनको डरा धमका के उनको आप ऐसे इन्फ्लुएंस में कर सकते हैं कि वो एक तरह की, वो आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। अगर आप स्टेट में जेलों में देखेंगे, आपको याद होगा बिहार की कितनी केसों में सुप्रीम कोर्ट ने उन गैंगस्टर्स के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किए थे गवर्नमेंट के ऊपर। उनको 3 या 4 केसों में तो उनको जो है दिल्ली जेल में ट्रांसफर किया था। उनको पता था कि दिल्ली जेल जो है इसमें ज्यादा रूल कायदे कानून होते हैं बाहर की जेलों से, तो उनको यहाँ शिफ्ट किया था। तो आप इनको, जो चीज बाहर होती है वो जेल के अंदर भी होगी, पर जेल में एक लिमिटेड उसमें होगी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं मतलब कोई डिस्करेज नहीं कर रहा या कुछ
एकदम व्हाइट वॉश नहीं कर रहा। हाँ। तो बाहर जो है उसका जहां ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस होगा, जेल में उसका इन्फ्लुएंस होगा अच्छा, थोड़ा सुनील कम गुप्ता होगा। सर, कुछ दिन पहले जब मुख्तार अंसारी का एनकाउंटर हुआ था, उस मामले में हमने लखनऊ के जेलर से बात की थी। वो कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी जब लखनऊ जेल में गुजरने के लिए आया था तो जेलर को धमकी दिया था। जेलर ने कहा कि भाई हम आपको जो साथी मिले उसके पास हथियार मिलने नहीं दूंगा। क्या ऐसे कुछ वाकया आपके साथ भी हुए जब ऐसे माफिया या ऐसे गैंगस्टर भी जेलर के रूप में आपको धमकी भी दिए हों? देखिए क्या है, मेरे को तो एक छोटा शकील से धमकी आई थी जब छोटा राजन जेल में आया था। हाँ। तो मुझे धमकी आई थी कि आप छोटा राजन को जो है सुविधाएं दे रहे हो, तो मैं आपको आके जेल में आके छोटा राजन को भी मारूंगा और आपको भी मारूंगा। तो अच्छा। यहाँ तक मेरे को धमकी आई है। और जहां तक आपने मुख्तार अंसारी की बात की है, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मुख्तार अंसारी जब जेल में था, तो ऐसे क्या होता है, जब इतने बड़े गैंगस्टर जेल में होते हैं तो जेल का भी स्टाफ या कैदी भी कुछ एक वर्ग होता है जो इनकी चमचागिरी करने लग जाता है, जो इनके पीछे लग जाता है, जो इनकी हर तरह की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। उनको पता होता है कि इसने कल को छूट के बाहर जाना है, तो बाद में ये काफी हमारे अपने उसमें काम आएगा। तो उसने, मुख्तार अंसारी ने, तो उसको हमने एक जगह लॉन्च करना था, तो किसी बात से मुख्तार अंसारी जो है ये सुप्रीम जेल से जो है खफा हो गया था। अच्छा। ये सुप्रीम जेल के कमरे में गया, सुप्रीम जेल के कमरे में गया, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ये बाहर की बात नहीं है। अच्छा। उसके कमरे में गया, उसको कहता है बताओ आपकी लाश किसको देनी है, आपकी वाइफ को देनी है, आपकी माँ को देनी है, या आपके बच्चों को देनी है। मतलब यहाँ तक फिर वो सुप्रीम जेल इतना डर गया। हाँ। वो भाग के, मैं डायरेक्टर जनरल के पास बैठा था, मैं उसी ऑफिस में होता था जी। उसने कहा जी मैंने जेल में काम नहीं करना, क्योंकि वो डेपुटेशन पे आए हुए थे। तो उसने कहा मैंने जेल में काम नहीं करना, ऐसे ऐसे मेरे साथ हादसा हुआ है। तो ये लोग जो है, इनके पास मसल्स पावर भी होती है, इनके पास जेल के स्टाफ भी इनके साथ मिला हुआ होता तमाम है। जो वाकया आपसे मैं जानूंगा, लेकिन कंचन अब लॉरेंस किसके हिट लिस्ट पे जरा बता दें। बिल्कुल, ये समझना भी जरूरी है क्योंकि देखिए गैंग वॉर की आहट हो रही है, टारगेट लिस्ट लगातार तैयार होती जा रही है और इसी में इनकी लिस्ट में कौन कौन है ये भी समझने की जरूरत है। एल कंपनी की हिट लिस्ट में सबसे बड़ा नाम तो सलमान खान का अंजनी आता है और इसको आपने लगातार देखा होगा, कई बार ये स्टेटमेंट भी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ही सामने आया है कि सलमान खान का जो नाम है वो सामने आ रहा है। इसमें दो है, एक तो है जो लॉरेंस की हिट लिस्ट है, लेकिन लॉरेंस के जो विरोधी हैं उन्होंने भी एक हिट लिस्ट तैयार की है जिसमें कौन कौन सा है। और सुखप्रीत सिंह बुढ़ा, जिसके बारे में रजनीश हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि ये इन लोगों की भी लिस्ट तैयार है। बिल्कुल अंजलि, सुखप्रीत सिंह बुढ़ा जो बम्बिहा गैंग का इस समय सरगना है, उन्होंने भी अपनी लिस्ट तैयार की हुई है। और बम्बिहा गैंग में एक सुखप्रीत सिंह बुढ़ा ही नहीं है, हाँ, बल्कि इसके अलावा नीरज बवाना भी उनको सपोर्ट करता है, लकी पटियाल भी उनको सपोर्ट करता है। हाँ। और तमाम जो दूसरे गैंगस्टर्स हैं, जग्गू भगवानपुरिया हो गया, कौशल चौधरी हो गया, एक एक करके वो नाम हम ला रहे हैं। जग्गू भगवानपुरिया तो खैर बम्बिहा गैंग का नहीं है, वो लॉरेंस का ही साथी था, लेकिन इसने लॉरेंस के बारे में जानकारी पुलिस को दी, इसलिए लॉरेंस का दुश्मन बन गया, वो अलग हो गया। जी। उसके बाद कौशल चौधरी की अगर बात करें, साथ देखिए अपने दर्शकों को दो लिस्ट दिखा रहे हैं। एक वो लिस्ट जैसे कौशल चौधरी है, ये लॉरेंस बिश्नोई को इनकी हिट टारगेट कर रहे हैं, लेकिन एल कंपनी के हिट लिस्ट में कौन है? सनी लियोनी, सलमान खान, ऐसे तमाम मुनव्वर फारूकी, सेलिब्रिटीज का हम जिक्र कर रहे थे रजनीश। और ये देखिए ये पैटर्न रहा है, चाहे आप डी कंपनी की बात कीजिए, एल कंपनी की बात कीजिए, कि इनकी हिट लिस्ट में पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज और व्यापारी, खासतौर पर रियल एस्टेट डेवलपर, ये आम चीज है जिस पैटर्न को फॉलो किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी बड़े नाम को टारगेट करेंगे तो ग्लोरीफाई आप ज्यादा होंगे। अगर आप जैसे सलमान खान बनेंगे, जी, जैसे आप सलमान खान पे जो गोलियां चलाई गई थी, सलमान खान के घर पे अगर गोली चलती है तो समझिए कितनी बड़ी बात होती है कि सलमान खान बहुत बड़ा नाम है। और ऐसे में अगर लगातार लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने की बात करता है तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई का जो कद है, जो ग्रेविटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे लगता है सलमान खान को धमकी देके सबसे बड़ा इसने फेम पाया था। जी जी, अब मैं आपको बताऊं अंजलि, एक दफा लॉरेंस बिश्नोई ने खुद कहा था ये बात कि सलमान खान ने उसको पैसों का ऑफर किया था। अच्छा। लॉरेंस को पैसों का ऑफर किया था कि वो पैसे लेके छोड़ दे, लेकिन हमने पैसों ठुकरा दिए। हमें पैसे नहीं चाहिए क्योंकि उसने काला हिरण को मांगा था, हमें माफी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगता, जो बताया था कि राजस्थान में जिस मंदिर में जाके माफी मांगनी है, उनके बिश्नोई समाज का जो मंदिर था, हाँ, उसमें जाके अगर माफी नहीं मांगते तो वो जरूर, अगर मैं उस लॉरेंस की भाषा में यूज करूं तो सलमान खान को जरूर मारेंगे। यानी कि जो भी सलमान खान के सपोर्टर्स हैं उसको तो लगातार हमने देखा कनाडा में रहकर सपोर्टर्स और नियर्स जो लोग उनके साथ का वो वीडियो ओल्ड मनी जिस पर जिक्र जो हम दिखा रहे हैं एल कंपनी की लिस्ट में सनी लियोनी और ऐसे लोगों का नाम आ रहा है, इनसे क्या दुश्मनी है?
देखिए ये तमाम जो सनी लियोनी है वो भी आपको याद होगा कि सलमान खान के बारे में उन्होंने सलमान खान की बड़ाई की थी। तो इसीलिए सनी लियोनी भी जो है वो लॉरेंस की हिट लिस्ट में है। लकी पटियाल के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि लकी पटियाल के ऊपर ये शक है कि उसने जो मिड्डू खेड़ा था, जो लॉरेंस का बहुत जिगरी दोस्त था, उसकी हत्या करवाने का शक लॉरेंस को जो लकी पटियाल पे है। कौशल चौधरी की अगर बात की जाए जो इस समय गुरुग्राम जेल में है, कौशल चौधरी के बारे में ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई को ये पूरा विश्वास है कि कौशल चौधरी ने ही लकी पटियाल को विक्की मिड्डू खेड़ा को मरवाने के लिए हथियार मुहैया करवाए थे। तो ऐसे में लकी पटियाल हो गया और कौशल चौधरी हो गया, तमाम ऐसे लोग हैं जो लॉरेंस की हिट लिस्ट में। लेकिन लॉरेंस भी हिट लिस्ट में, जाहिर सी बात है, अगर आपने 10 लोगों को मारने की सोची है तो 10 लोग आपको भी मारेंगे। हाँ बिल्कुल, और इसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। सुनील जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, मैं ये समझना चाहूंगी ये तमाम कौन बिश्नोई की हिट लिस्ट पर है, कौन टारगेट करता है बिश्नोई को, ये भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जो तमाम लोग होते हैं, चाहे शराब कारोबारी हो, रियल स्टेट हो, इनको संरक्षण कौन देता है? चाहे पॉलिटिशियंस हो, डी कंपनी से लेकर एल कंपनी तक का, या बिना संरक्षण के ये इतने पैर अपने पसार सकते हैं? देखिए क्या होता है, संरक्षण की जो बात है, संरक्षण तो पुलिस ही देती है, जो भी है वो जो लीगल एक वो है। क्या होता है कि इन्होंने अपने जो अपोजिट माफिया होते हैं, जो अपोजिट इनके जो कारोबार चलाने वाले होते हैं, उनके साथ स्कोर इन्होंने सेटल करने होते हैं। उसमें ये माफियास वगैरह का रोल होता है। अब जो इसको ये सपोर्ट कर रहे हैं, जो शराब माफिया, एसएम माफिया जो है इसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें जो इनके अगेंस्ट वो इनके कंपटीटर होंगे जी, उनको एक बार ये करवा देंगे और उसका इतना शोर मच जाएगा कि उसके नाम से फिर जिसने मरवाया होगा उसका नाम इतना मार्केट में फैल जाएगा कि उसका बिजनेस भी बड़ा बढ़ जाएगा और लोग उससे डर के भी रहेंगे कि ये इसका जो है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जैसे आपने छोटा राजन का जिक्र किया, अबू सलेम को मैंने देखा कि ये लोग जेल में तो आए बड़े शान से, लेकिन फिर हुआ कि अंदर खाने जो दूसरा गैंग है इनको मारने की फिराक में। कई बार इन लोगों ने कहा भी कि अंदर खाने मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। अब एल कंपनी का भी है। क्या इन लोगों के खिलाफ अंदर गैंग वॉर है, इस तरह की भी खतरा होता है क्या कि छोटा राजन और छोटा शकील है, ये जो इन लोगों के ऊपर भी खतरा रहता है क्या? देखें क्या है कि अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो सफिशिएंट एक अरेंजमेंट्स है जिसमें कि आप इनको बिल्कुल सिक्योर रख सकते हैं। अगर और स्टेट में बात करें, जैसे अब गुजरात की हम बात कर रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही जेल होती है और उस जेल में जो है अगर उसका अपोजिट गैंग भी है, दिल्ली में तो जैसे 16 जेलें हैं, किसी और जेल में रख देंगे, वहां पे मजबूरी होती है, कोर्ट की भी मजबूरी होती है, कोर्ट को जो जुडिशियल रिमांड कोर्ट देती है वो उसी जेल में दे सकती है, क्योंकि उनका जुडिस्ट्रिक्शन ही उसी जेल के लिए होता है। जैसे सूरत की जेल है तो सूरत में ही रखेंगे। सूरत में अगर दोनों अपोजिट गैंगस्टर हैं, रजनीश को सवाल करना चाहते हैं आपसे। रजनीश, सुनील सर, आपने कहा कि जो तिहाड़ जेल में बहुत अत्याधुनिक जो है वो सुरक्षा व्यवस्था है। एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आपने सभी जेलों के बारे में बात की कि बहुत सी जेलें ऐसी हैं जहां पर जो इतनी अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। सिर्फ एक सवाल, क्या जिस जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है, क्या उस जेल की जो व्यवस्था है वो उतनी अत्याधुनिक है जितनी तिहाड़ की है? क्योंकि ये भी बताया गया था कि एसएम ने जो खबत है उसकी मुलाकात गुजरात जेल में करवाई थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या गुजरात जेल में, जहाँ साबरमती जेल में जो वो बंद है लॉरेंस बिश्नोई, क्या वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अत्याधुनिक है या नहीं है? देखिए, जहां तक मेरी नॉलेज है, तिहाड़ जैसी तो नहीं है वहां पे, पर साबरमती जेल में भी उन्होंने जैमर्स वगैरह लगाए हुए हैं, सीसीटीवी काफी लगे हुए हैं, स्कैनर्स भी हैं उनके पास। पर अल्टीमेटली होता यही है कि जो मिलाई का जो होता है उसमें शायद ये जो मिलाई के लिए हम करते हैं, हमारे यहाँ क्या है कि जो मिलने के लिए किसी गैंगस्टर को मिलना चाहता है, उस गैंगस्टर को नाम देना पड़ता है कि वो किससे मिलना चाहेगा। कोई दूसरा बंदा आके उससे नहीं मिल सकता और सारी चीजें हमारी कंप्यूटराइज्ड हैं। कंप्यूटर पे ही उसका नाम वगैरह रजिस्टर्ड होगा, कंप्यूटर पे टेली कंप्यूटर पे एक आदमी अपनी मुलाकात रजिस्टर्ड करवाएगा, उसके बाद ही मिल सकता है। पर वहां पे शायद ये वाला सिस्टम ना होने की वजह से वहां पे एक ही जगह बी बंदा, नाम ए का लिखवा के जाएगा, बी बंदा जाके मिल सकता है, ताकि पुलिस को डॉज करने के, पुलिस कल को इंक्वायरी करती है किसको कौन कौन मिलने आता था, उसको डॉज करने के लिए मिलके ए गया होगा पर नाम बी का लिखा होगा। तो हमारे यहाँ तिहाड़ में ये वाली चीज नहीं हो सकती, पर वहां ये वाला सिस्टम अभी नहीं है।
यानी कि तिहाड़ साफ तौर पर बहुत एडवांस है कंपेयर टू बाकी जेल से। समय की कमी है। सुनील गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रजनीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लॉरेंस सिंडिकेट के बारे में कई इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। कैसे लॉरेंस का गैंग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और किस तरह से शराब माफिया भी लॉरेंस का साथ और लॉरेंस को संरक्षण देते हुए नजर आ रहे हैं।